हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे किसी डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ होता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सीखे थे। XCM इज इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 plus डॉट 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 अपॉन m1 plus m2 plus m3, ऐसा कुछ आया था ना। अच्छा, उसको देखो ऐसे भी लिखते हैं XCM इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ mi xi ith मास इंटू ith मास का x कोऑर्डिनेट अपॉन सिग्मा mi, ऐसे भी लिखते हैं। I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n, और YCM इज इक्वल टू सिग्मा mi yi अपॉन सिग्मा mi, है ना। ये फॉर्मूला सीखे थे पिछले क्लास में हम लोग, और इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस करके हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। देखो ये एक सिस्टम है, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दो रॉड्स हैं, एक रॉड y एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है और एक रॉड x एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है। दो रॉड्स हो गए, दोनों का मास m, लेंथ l, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले बात तो ये देखो कि ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, ये डिस्क्रीट मास सिस्टम तो है नहीं, जैसे पिछली क्लास में बात हो रही थी। इसमें तो रॉड में यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली मास फैला हुआ है, दो रॉड्स रखी हुई है। हाँ, लेकिन इसको भी हम लोग डिस्क्रीट मास सिस्टम की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर क्या किया जाए, हमको पता है कि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, तो इसका पूरा मास उठा के यहां पे रख दिया जाए और इसका पूरा मास उठा के यहां पे रख दिया जाए, तो ये दो पॉइंट मासेस हो गए ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया, दो पॉइंट मासेस हो गया। अब इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे, है ना, ये तरीका होता है। चलिए, अच्छा, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स पता करना है हमें, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट पहले ये पूरा मास उठा के यहां रख दिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, l/2, बीच में रखे हैं ना, ये डिस्टेंस l/2 होगा, तो x इक्वल टू l/2, मतलब ये l/2, 0, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, l/2, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू l/2। दोनों का मास m और m सेम है, XCM YCM के फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं। XCM इज इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 किया जाए, m इंटू l/2 प्लस m इंटू 0 अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू l/4। सिमिलरली YCM m इंटू 0, इसका m इंटू 0, फिर इसका m इंटू l/2 प्लस m इंटू l/2 अपॉन 2m l/4 l/4 इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इस तरह के। देखिए, अब तीन रॉड्स हैं, देखना, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। एक रॉड ऐसा है सीधा, एक ऐसा और एक वर्टिकल। तीनों रॉड्स आइडेंटिकल हैं, मास m, लेंथ l, तीनों का, ठीक है। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तीन रॉड्स हैं, 1, 2, 3। क्या करें अब, तीन पॉइंट मासेस बनाए जाए। ये हो गया, इसका मास यहां रख दिए, एक पॉइंट मास ये हो गया, इसका मिला के यहां रख दिए, इसका मिला के यहां रख दिए, है ना। एक बार ट्राई करिए, आंसर तक पहुंचाइए, फिर सोल्यूशन देखिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। देखो कैसे कर रहे हैं। सॉरी, पहले तो ये मास यहां से कितना, l/2 ऊपर है, ये मास भी l/2 ऊपर है। इन दोनों को अगर एक पेयर ले लें,
इस पेयर का सेंटर ऑफ मास, दोनों बराबर मास है ये और ये, इन दोनों का मिला के ठीक बीच में होगा। यहां पर m और m का मिला के 2m मास यहां ले आए, यहां से कितना ऊपर, L/2 ऊपर, ये हो गया। चलिए तो ये 2m मास यहां होगा। अब इस 2m का और इस m का एक यही तो बचा ना, ये दोनों को मिला के यहां रख दिए, तो ये बचा। तो अब इन दोनों का मिला के देखा जाए कहां है सेंटर ऑफ मास। ये पूरा दूरी यहां से यहां तक है L/2, L/2, L/2 है ना। और ये मासेस है देखो 2:1 में, ये 2m ये m। ये L/2 डिस्टेंस को दो हिस्से में बांटना है और मासेस के इनवर्स रेशियो में, मतलब ये मास 2m है, ये मास m है, तो यहां से सेंटर ऑफ मास का दूरी 1 और फिर यहां से 2, 1:2 में बंटना चाहिए। यहां से 1, यहां से 2, 1:2 में बंटना चाहिए। फाइनली जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2m मास से कितना ऊपर होगा बता सकते हैं हम? बांट देंगे ना L/2 को दो हिस्से में, पिछले क्लास में सिखाए थे कैसे बांटना है। L/2 अपॉन 2 + 1, 3 into 1, 1:2 में बांटना है ना। पिछले क्लास वाला लेक्चर देखिएगा अगर नहीं याद आ रहा है कि कैसे बांट रहे हैं, तो ये बांटना सिखाए हैं पिछले क्लास में। चलो तो L/2 को बांट देंगे तो ये हाइट आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। यहां से ये L/2 है और उसमें ये इतना और जोड़ दे तो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा। ये पूरा y कोऑर्डिनेट पता करना है ना, ये जोड़ देंगे किसमें, इसमें, तो आंसर आ जाएगा। फाइनली हम आंसर ही लिखने जा रहे हैं। x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया, वो तो इसके बीच में, मतलब L/2 है ना। x कोऑर्डिनेट तो ये चीज होगा ना, ये इतना L/2। YCM देखो कैसे लिख रहे हैं, L/2 में इतना जोड़ने जा रहे हैं। ये L/2 जो है यहां से यहां तक, इसमें ये चीज जोड़ने जा रहा है। L/2 अपॉन 2 + 1 मतलब 3 into 1, ये आंसर आने वाला है। चलो कितना आ गया ये, L/2 into 1 + 1/3, 4/3, 4/6, 2/3, इतना आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ऐसा एक स्क्वायर प्लेट था, है ना। ऐसा एक स्क्वायर प्लेट था जिसमें से ये उसका सेंटर है, इतना मतलब 1/4 हिस्सा काट के निकाल दिए, तो बचा हुआ प्लेट देखो ऐसा है। ये जो है ये ओरिजिनल प्लेट का सेंटर था। y के पैरेलल x के पैरेलल इतना काट दिए, इतना निकाल दिए काट के। तो जो बच गया प्लेट, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या क्या दिया है देखो, ये जो साइड लेंथ है ये L, तो ये L है, ये L है, ये L/2 होगा ऑब्वियसली, ये L/2 होगा, ये L/2 और ये L/2। तो ये जो प्लेट है इतना, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां है पता करना है। तो एक बार ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिए कैसे कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से पहले एक ऐसे लाइन बना लिए, एक गाइडलाइन बना लिए, ऐसे और ऐसे, है ना। अब देखो इसको हम लोग सोच सकते हैं कि 3 प्लेट्स रखी हैं, 1 2 3 स्क्वायर प्लेट्स रखी है, ऐसे सोच सकते हैं।
ये जो तीनों स्क्वायर प्लेट्स हैं वो आइडेंटिकल है, तीनों का मास बराबर, जितना भी होगा बराबर होगा, और तीनों का जो लेंथ होगा वो L/2 होगा, L/2 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 लेंथ का स्क्वायर है ना, तीनों साइड लेंथ L/2 है कि नहीं, 3 स्क्वायर प्लेट्स हो गए, तीनों का मास जो भी है सेम है, हम लोग चलिए कुछ मान लेते हैं, इसका मास बीच में रखे एकदम, यूनिफॉर्म बॉडी का मास सेंटर पे, तो स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर पे, कितना है तो कुछ m मान लेते हैं, इसका मास, एक स्क्वायर प्लेट का मास, तो इसका मास भी m होगा, यहां होगा, इसका भी मास m होगा और बीच में होगा, तीनों m मास होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स, ये जो m मास है ये यहां से कितना आगे और कितना ऊपर होगा, देखो क्या है, ये L/2 है, तो ये इसका मिडिल है ना, बीच वाला पॉइंट, तो ये L/4 होगा, और हाइट भी L/4 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L/4, L/4 L/4, L/4। उस तरह से इसका क्या होगा, यहां से ये L/2 और फिर L/4, यहां से पूरा कितना हो गया 3L/4, तो x कोऑर्डिनेट तो L/4, y कोऑर्डिनेट 3L/4। उस तरह से इसका कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, यहां से यहां तक L/2 और फिर L/4, 3L/4 3L/4 x, और y में यहां से कितना ऊपर L/4। 3 पॉइंट मासेस बना लिए, तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दिए, अब एक्सियम वाईसीएम लिख देंगे, एक्सियम इज इक्वल टू m इंटू L/4 प्लस m इंटू 3L/4 प्लस m इंटू L/4 अपॉन 3L, है ना, ये आंसर हो जाएगा, कितना आ रहा है, तो जाएगा m इंटू L/4 सब में से कॉमन ले ले, तो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना 5 टाइम्स m इंटू L/4 अपॉन 3m, 5/12L, x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का। उस तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं, m इंटू L/4 प्लस m इंटू L/4 प्लस m इंटू 3L/4 अपॉन 3m, तो ये भी उतना ही आ जाएगा, देखो ml/4 1 प्लस 5 टाइम्स ml/4 अपॉन 3m, मतलब कितना 5/12 है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। चलिए और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ये डिस्क है, प्लेट है कोई, है ना, फिर इसमें से इतना डायमीटर का डिस्क काट के निकाल दिए। अब जैसे इसमें से इतना प्लेट काट के निकाल दिए थे ना, वैसे इसमें से इतना प्लेट काट के निकाल दिए, इतना डायमीटर का सर्कुलर डिस्क काट के निकाल दिए, तो देखो ऐसा कुछ होगा, इतना सर्कुलर प्लेट इसमें से काट के अलग कर दी, है ना, तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, इतना खाली है, यहां सब मास है, ये सब मास है, ये सब मास है, और बीच में इतना खाली है। अब ये जो बच गया
रिमेनिंग डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पता करना है। चलिए एक बार आप ट्राई करिए इसको, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का तरीका सीखिए। देखो कैसे करते हैं, बड़ा आसान बना लेंगे इसको हम लोग। तरीका है इसका कुछ, देखो क्या। सबसे पहले तो ये वाला जो डिस्क है इसको निकाल देने के बाद जो बच गया डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास का एक जनरल आइडिया लिया जाए कि होना कहां चाहिए। इस बचे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम कह रहे हैं इधर ऊपर या इधर नीचे नहीं होना चाहिए, इसी लाइन पर होना चाहिए, इधर कहीं होना चाहिए। कैसे मालूम? तो सिमेट्री से मालूम नहीं। यहां इस लाइन के ऊपर जैसे जैसा मास है, नीचे भी वैसा वैसा मास है, तो सब मिला के इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा। ऊपर क्यों होगा भाई? कोई क्या सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, इधर आ सकता है कि नहीं? तो ऊपर तो नहीं हो सकता ना। जैसा मास इधर है वैसा ही मास इधर भी है, ऊपर और नीचे एक जैसा है, तो बीच में आएगा सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं? तो मतलब इसी लाइन पे इधर ही कहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। सही बात है। मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं पता करना है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, हमको पहले से मालूम। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही पता करना है। चलिए उसके लिए काम किया जाए कुछ। देखो होता क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर इधर कहीं है, मान लिया जाए, लेट अस अज्यूम इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहां कहीं है, तो हम ये सारा मास उठा के यहां रख सकते हैं। ऑल्सो हमको ये भी पता है कि ये जो डिस्क इसमें से निकाल दी गई थी, अगर हम उसको वापस ले आके यहां फिट कर दें, है ना, ये जो डिस्क काट के निकाल दी गई थी क्वेश्चन में, अगर हम उसको वापस ले आके यहां रख दें, यहां फिट कर दें, तो ये डिस्क कंप्लीट हो जाएगा और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बीच में यहां पर आ जाएगा। अगर एक डिस्क सर्कुलर डिस्क कंप्लीट हो जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास तो ठीक बीच में होगा ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, एकदम बीच में, मतलब जहां ओरिजिन है। मतलब इसका और इसका मिला के सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आता है, ये हमको पता है। ये जो बात हमको पता है, इसी के ऊपर हम इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ला देंगे। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे, है ना। फिर से बताते हैं लॉजिक क्या है। क्वेश्चन में कहा था कि ये इतना निकाल दिया, बाकी का सेंटर ऑफ मास बताइए। तो हम कैसे सोचेंगे कि बाकी का सेंटर ऑफ मास कहीं मान लेते हैं। पहले तो कहीं मान लिया, इधर मान लिया यहां से d दूरी पे, यहां से d पीछे मान लिया। फिर दूसरा काम क्या किए, ऐसे सोचे कि अगर ये डिस्क जो निकाल ली गई थी उसको वापस ले आके यहां रख दें, तो ये चीज और ये चीज का मिला के जो सेंटर ऑफ मास आएगा, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, वो यहां बीच में, मतलब ओरिजिन पे होना चाहिए। इसी बात का इक्वेशन लिखना है ना। चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं। तो यही चीज करना सीखना है बस, है ना। देखो कैसे कर रहे हैं। पहले तो कितना मास, ये मास कितना है, अगर कुछ मान ले, m1 मान लेते हैं। चलिए m1 मान लेते हैं, ये रिमेनिंग वाला मास। और ये जो डिस्क थी जिसको निकाल दिया था क्वेश्चन में, और हमने सॉल्व करने के लिए उसको वापस ले आके यहां रखा हुआ है, ये जो डिस्क है, इसका जो मास है वो यहां रखा जाएगा ना, इसके बीच में। उसको कुछ m2 मान लेते हैं, कुछ m1 m2 मान लिए। तो इस m1 और इस m2 में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए, पहले तो ये सोचा जाए। इनमें है, ये एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनमें आपस में रिलेशन होगा कुछ। इसी डिस्क में से तो काटा हुआ है ना ये, है ना। तो क्या रिलेशन होगा दोनों में? देखो
पूरे डिस्क का अगर मास कैपिटल एम होता, अगर कैपिटल एम माना जाए पूरे डिस्क का मास, तो इसका मास जरूर कैपिटल एम बाई 4 होना चाहिए। M2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम बाई 4। क्यों, क्या सोच के बोल रही है? पूरा जो डिस्क है ये जिस मटेरियल का था उसी में से तो इतना काटे है ना, तो उस मटेरियल का डेंसिटी वगैरह तो सब एक ही है, जितना पूरे में लेंगे डेंसिटी बस उतना ही इसका भी डेंसिटी तो सेम होना, बस मटेरियल वही है। बस क्या है, एरिया, इसका एरिया अगर पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा? इस पूरे एरिया का 1/4। कैसे मालूम? इसका जो रेडियस है वो r/2 है। देखो ये इतना रेडियस होगा कि नहीं इसका, ये पूरा यहां से यहां तक r है तो ये r/2 होगा। इसका रेडियस बड़े वाले डिस्क के रेडियस का आधा है, तो इसका एरिया बड़े वाले एरिया का 1/4 होगा, है कि नहीं? तो अगर इसका एरिया पूरे बड़े वाले डिस्क का 1/4 है तो इसका मास भी पूरे डिस्क के मास का 1/4 होगा, है ना? मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ऐसे करके मास निकाल सकते हैं ना, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ऐसे मास लिखते हैं ना। तो पूरे का मास अगर कैपिटल एम है तो इसका मास हो जाएगा कैपिटल एम बाई 4। लिख दे एक बार, देखो M2 विल बी कैपिटल एम बाई 4, एक बात हुई। और M1 कितना होगा फिर रिमेनिंग का? पूरे में से इसका निकाल दे तो रिमेनिंग का मिल जाएगा, मतलब M1 विल बी इक्वल टू पूरा मास में से m/4 घटा दे, मतलब कितना 3m/4 कैपिटल एम सॉरी 3m/4। मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है कि M1 और M2 में आपस में क्या रिलेशन है। M1 इज 3 टाइम्स M2, नहीं M1 इज, लिख दें यहीं पे, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स M2 का 3 टाइम्स। चलिए ये एक रिलेशन हमने निकाल लिया, आगे चल के इक्वेशन में जरूरत पड़ सकती है। फाइनली वापस आते हैं, जो इक्वेशन लिखना चाहते थे हम उस पे आ गए। क्या इक्वेशन लिखना चाहते थे कि इस M1 का और इस M2 का मिला के जो सेंटर ऑफ मास होगा पूरे सिस्टम का, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बीच में ओरिजिन पे होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए तो XCM लिख रहे हैं M1 और M2 का, और दैट शुड बी इक्वल टू 0। M1 और M2 का मिला के 0 होना चाहिए, ओरिजिन पे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला XCM का पुट कर रहे हैं, तो M1 इंटू उसका कोऑर्डिनेट D पीछे माने थे -D कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, प्लस M2 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट, यहां से कितना आ गया है r/2, कैपिटल R/2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वेशन बन गई, बस इसी से आंसर आने वाला है। न्यूमरेटर शुड बी 0, डिनोमिनेटर ये चीज 0 होना चाहिए न्यूमरेटर, तो मतलब M1 इंटू D शुड बी इक्वल टू M2 इंटू R/2, और M1 इज 3m2, यहां पुट कर दिया 3m2 इंटू D शुड बी M2 इंटू R/2, दोनों तरफ से M2 कैंसिल कर लिए, तो D शुड बी R/6। ये आंसर है, ये पूछा गया था ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग डिस्क, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, बचा हुआ डिस्क का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज -D, मतलब कि -R/6, और y कोऑर्डिनेट तो 0 क्योंकि x एक्सिस पर है। चलिए तो ये चीज सीखे आप कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ये तो हम कर दिए, अब ऐसा करेंगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, वो आपको खुद से सॉल्व करना। चलिए देखिए, अब ये एक सॉलिड स्फेयर है, ये जो है ये एक सॉलिड स्फेयर है। ठीक है,
इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। उसी तरह का क्वेश्चन है जो पिछला अभी किए हम लोग, ये इसका सेंटर है। अब इसमें से इतना स्फीयर काट के निकाल दिए, मतलब इतना डायमीटर का स्फीयर काट के निकाल दिए, मतलब इस जो काट के निकाले हैं स्फीयर उसका रेडियस हो गया r/2, है ना। तो जो बच गया स्फीयर, रिमेनिंग स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है पता करना है। एक्स एक्सिस यही है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो बच गया है स्फीयर, रिमेनिंग स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आप करिए जल्दी से, फिर हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, तो देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो बच गया है उसका मास कुछ मान लिया जाए। मान लो m1 है उसका मास, और उसका पोजीशन यहां कहीं है, ऊपर और नीचे तो नहीं होगा, इधर कहीं मान ले रहे। यहां से b पीछे है ऐसा मान लिए, ठीक है, एक चीज हो गया। फिर सोचे कि जो निकाल दिया गया था अगर वो वापस भर दिया जाए तो ये मास और रिमेनिंग जो बताना है, इसका और इसका मिला के सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब मिला के बात होगी तो पूरा सॉलिड स्फीयर हो गया ना भरा हुआ, तो उसका तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता ही है। तो ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, तो m2 का और m1 का मिला के सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाना चाहिए। तो पहले m1 m2 लिख लिया जाए, आपस में m1 m2 में क्या रिलेशन है। तो अगर पूरे का मास m मान ले, कैपिटल M, तो इसका रेडियस पूरे का आधा है। तो अब तो ये 3D में बात हो रही है ना, 3D में। पिछले में क्या था, डिस्क की बात हो रही थी। तो एरिया की बात की कि इसका जो एरिया है पूरे एरिया का 1/4 है पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम है वो पूरे वॉल्यूम का कितना है, 1/8 है। रेडियस आधा है ना, वॉल्यूम में होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस अगर आधा कर देंगे तो 1/8 टाइम हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम का 1/8 है, तो मास भी पूरे मास का 1/8 होना चाहिए। तो मतलब m2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M/8। ये एक बात हो गई। अगर m2 पता है तो m1 भी पता चल गया। पूरे मास में से m2 घटाएंगे तो m1 मिल जाना चाहिए। m माइनस M/8 मतलब कितना, 7M/8। इसका मतलब कि m1 इज 7 टाइम्स m2। ये एक बात हो गई। अब वापस आते हैं, m1 और m2 को मिला के सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ओरिजिन पे। मतलब m1 इंटू माइनस d प्लस m2 इंटू r/2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो यहां से मिला m1 इंटू डी इज इक्वल टू m2 इंटू r/2। m1 की जगह 7m2 लिख दिए, m2 इंटू r/2, m2 कैंसिल कर लिए, d इज इक्वल टू r/40। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग किए। अब आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, एक और तरह का क्वेश्चन होता है ओवरहैंग वाला क्वेश्चन। ओवरहैंग क्या होता है पहले समझा जाए। मान लीजिए ये कोई टेबल है, ये टेबल का कॉर्नर है, इधर टेबल है, ये कॉर्नर है टेबल का, और इसके ऊपर एक पटरा रख दिए, कोई प्लैंक रख दिए। तो प्लैंक रखे तो हम देखो कैसे, ऐसे रख सकते हैं प्लैंक इसके ऊपर,
ऐसे रख सकते हैं, है ना, या हम प्लैंक को थोड़ा और आगे तक रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा बाहर निकला हुआ। बात सही कि नहीं? तो ये टेबल के किनारे से, एज से जितना बाहर निकला हुआ है ये प्लैंक, एक्स, जितना लेंथ बाहर निकला है, इसी को कहते हैं ओवरहैंग। अब जैसे ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो बोलेंगे कि इस केस में 10 सेंटीमीटर का ओवरहैंग है, ये हैंग कर रहा है बाहर की तरफ, तो कितना ओवरहैंग है, तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर का ओवरहैंग है ना, तो इसको कहते हैं ओवरहैंग। चले अच्छा, तो क्वेश्चन देखो किस तरह का होता है। अब जैसे एक प्लैंक इस टेबल के ऊपर रखना है, तो कोई पूछे आपसे कि अगर प्लैंक का लेंथ L है, पूरे प्लैंक का यहां से यहां तक लेंथ L है, तो मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग कितना हो सकता है, ओवरहैंग का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो इसका आंसर है कि मैक्सिमम ओवरहैंग L/2 तक हो सकता है। उससे ज्यादा ओवरहैंग करेंगे तो पटरा गिर जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए ये टेबल है, अगर हम प्लैंक को ऐसे रख दें, ऐसे रखे थे तो ये रखा हुआ था, इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन अगर ऐसे रख देंगे तो रहेगा, ये ऐसे गिर जाएगा ना। ये तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर इधर आ जाए एज से आगे, तो फिर ये पट से गिर जाएगा। तो इतना ओवरहैंग तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग क्या हो सकता है इस केस में, कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका L/2 लेंथ पीछे रहे और L/2 लेंथ आगे रहे, ऐसे रख सकते हैं मैक्सिमम। इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट यहां तक आ जाए, तो ये इस केस में जो ओवरहैंग है ये L/2 है ना? और यही मैक्सिमम ओवरहैंग है। इससे ज्यादा जहां भी करेंगे तो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा तो समझ ही रहे होंगे। अगर इसको आगे करेंगे, सेंटर ऑफ मास अगर इधर आ गया तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगा सकते हैं, पहले भी लगाते आए हैं, पिछले चैप्टर्स में भी लगाते थे। तो ग्रेविटेशन नेट mg सेंटर ऑफ मास से लगा सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम इससे आगे रख दिए, जैसे ये टेबल है और ऐसे रख दिए, तो यहां से अगर mg लगेगा तो ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को ऐसे टॉर्क लगा के घुमा देगा। टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत सीखे थे ना सर्कुलर मोशन में, जब बैंकिंग पढ़ रहे थे। चलिए, तो यहां से इसको टॉर्क लगा के ऐसे घुमा देगा तो ये प्लैंक गिर जाएगा। अब यहां क्या है, ये तो टेबल के ऊपर से ही पास कर रहा है, तो घुमा नहीं पाएगा ना। इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। यहां क्या है, तो यहां तो mg है, नॉर्मल सब बैलेंस करके नेट टॉर्क 0 कर लेंगे। पीछे की तरफ थोड़ी गिर सकता है, पीछे तो टेबल ही है, तो पीछे की तरफ थोड़ी गिर सकता है। गिरेगा तो आगे की तरफ ना लुढ़केगा, तो पीछे तो टेबल है ही। चलिए, तो कह रहे थे हम कि टेबल के ऊपर एक प्लैंक रखा हो सिंगल, तो मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग है L/2। अब क्वेश्चन में अब धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये तो पहला केस था। पहला, एक ही प्लैंक हो और टेबल हो। जो अभी केस था, एक ही प्लैंक और टेबल, तो मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग इज L/2। आज ये L/2 तक हो सकता है। दूसरा, अगर दो प्लैंक रखने हो, दो पटरे रखने हो, एक के ऊपर एक टेबल के ऊपर, तो मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग कितना हो सकता है? तो देखो कैसे करते हैं, लॉजिक क्या होना चाहिए पहले समझते हैं हम लोग। देखो, यहां सोचना शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चंस में ना होता यह है, सोचने का ढंग सीख गए अगर, किस रास्ते से सोचना शुरू करना है, तो फिर क्वेश्चन होता जाता है, सॉल्व होते जाते हैं। और कई जगह, ज्यादातर जगह ऐसे ही होता है कि आपको अगर सोचने का ढंग पता है, कैसे सोचना है, कैसे शुरू करना है, तो फिर आप कर लोगे आराम से। वही सीखने की कोशिश करिए। सोचने का ढंग कैसे सोचते हैं, हमेशा ओवरहैंग का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहैंग का क्वेश्चन है, तो ऊपर से नीचे आते हुए सोचना चाहिए।
सबसे ऊपर वाला प्लैंक के बारे में सोचेंगे, उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके, ऐसे सोचना चाहिए। ऐसे सोचना शुरू करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये सबसे ऊपर वाला प्लैंक है ऐसा मान लिए, तो इसके नीचे वाला जो प्लैंक है वो कितना पीछे मैक्सिमम रख सकते हैं, वो बस इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना यहीं तक इसके नीचे वाले प्लैंक का एज आ सकता है, इससे ज्यादा पीछे नहीं रख सकते। ये वाला जो नीचे वाला प्लैंक है वो ऊपर वाले के सेंटर ऑफ मास से ज्यादा पीछे इधर नहीं रख सकते, वरना ऊपर वाला लुढ़क जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हम ये कह रहे हैं अगर ये ऊपर वाला प्लैंक है उसका सेंटर ऑफ मास यहां है और नीचे वाला प्लैंक ऐसे रख दिए, तब तो ये ऊपर वाला गिर जाएगा ना? नहीं, तो हमको मैक्सिमम ओवरहैंग भी चाहिए, पीछे रखना है नीचे वाले को। तो कितना मैक्सिमम पीछे रख सकते हैं? केवल यहीं तक ले आ सकते हैं जहां तक ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास हो। चलिए इसको हटा रहे हैं, फिर आगे सोचते हैं। 2 प्लैंक हो गए, अब इसके नीचे टेबल भी रखना है, टेबल भी तो है इसके नीचे, तो अब इस टेबल कहां से रखना चाहिए? तो क्या ये जो नीचे वाला प्लैंक है उसके सेंटर ऑफ मास से टेबल बना दे क्या? टेबल का एज जैसे यहां पर था? नहीं, होता क्या है, जितना चीजें ऊपर आप रख चुके हैं उनका मिला के जहां सेंटर ऑफ मास है वहीं से नीचे वाला जो सिस्टम है उसका कॉर्नर होना चाहिए। देखो क्या लॉजिक है, इन दोनों का मिला के जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहां से नीचे वाला अगर कोई प्लैंक है या टेबल है कुछ भी है उसका कॉर्नर होना चाहिए। तो यहां देखो टेबल जो है इसके नीचे, उसका कॉर्नर एकदम यहां से होना चाहिए, ये टेबल होना चाहिए। है ना? कहां तक? यहां से कितना पीछे? ऊपर जितनी चीजें रख चुके हैं आप उसका सेंटर ऑफ मास जहां है वहां से, है ना? देखो सही बात है कि नहीं? अगर ऐसे रख देते कभी हम, मान लो ये पहला वाला था और दूसरा वाला मान लो यहां से रखे थे प्लैंक, और यहां से अगर टेबल का कॉर्नर रख दे, टेबल अगर ऐसे रख दे, तो क्या ये रहेगा सिस्टम? बताओ, खुद से सोचो एक बार, कॉमन सेंस से सोचो। एक पटरा ऐसे, एक पटरा ऐसे रखो तो ये रहेगा? यहां से गिर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसका ऊपर जो दोनों चीजें रखी हैं उनका सेंटर ऑफ मास तो यहां है ना। तो इस सिस्टम का जो, अगर ये मास m है, ये मास m है, तो 2mg तो यहां से लग रहा होगा ना सिस्टम के सेंटर ऑफ मास। तो फिर ये तो टॉपल कर जाएगा, लुढ़क जाएगा। नहीं, ऊपर जितनी चीजें हैं उनके सेंटर ऑफ मास से नेक्स्ट वाला एज होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा क्या होगा बता दें, कहां होगा? ये तो L/2 था ही, ये तो L/2 था ही, और ये कितना होगा? यहां से ये कितना होगा? कितना है ये बताइए? ये होगा, ये m है तो ये भी m होगा ना। m और m का बीच में एकदम बराबर मास का सेंटर ऑफ मास, एकदम बीच में, m और m का ठीक बीच में, मतलब यहां से ये L/2 है तो ये कितना? L/4 नहीं? ये L/2 है कि नहीं? देखो यहां से एज से सेंटर तक L/2, तो ये L/4। सही बात है कि नहीं? 2 रख चुके प्लैंक, अब 3 प्लैंक रखने जा रहे हैं टेबल के ऊपर, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है पता करने जा रहे हैं। देखिए ऊपर से शुरू करना है ना, याद है ना? सबसे पहले सबसे ऊपर वाला प्लैंक रख दिए, ये हो गया। अब जितना प्लैंक रख चुके हैं उसके सेंटर ऑफ मास से नीचे का एज, तो एक ही प्लैंक रखे यहां अभी तक, तो उसका सेंटर तो यही है, सेंटर ऑफ मास, वहीं से इसके नीचे वाले का एज होना चाहिए। ये इसके नीचे वाला हो गया। 2 रख चुके, इन दोनों का मिला के जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहां से उसके नीचे वाले का एज होना चाहिए। 3rd प्लैंक का एज यहां से हो गया। हाँ, 3rd प्लैंक हो गया ये, ठीक है कि नहीं? चलिए 3rd प्लैंक यहां हो गया। 3 प्लैंक रख चुके।
अच्छा ये बता दो ये कितना है, ये है L/2 और ये है L/4। ये तो डिसाइड कर चुके थे पहले ही ना, तीसरा रख दिया, 3 प्लैंक हो गए। अब इन तीनों का मिला के जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहीं से इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या है, टेबल है ना, टेबल का कॉर्नर वहां से शुरू होना चाहिए। इन तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास अगर मान ले कहीं इधर है तो टेबल का कॉर्नर यहीं से शुरू होना चाहिए। अच्छा रुको थोड़ा इसको अच्छे से बनाए। इन तीनों का मिला के अगर यहां पर है तो टेबल का एज यहीं से शुरू होना चाहिए। बस यही करना है हमको। अब क्या रह गया, ये दूरी निकालना कि मतलब इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से कितना दूरी पे है। बस वो दूरी निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर L/2 प्लस L/4 प्लस इतना। अच्छा ओवरहैंग इस केस में कितना है ये तो बोलेंगे हम। इस केस में ओवरहैंग कितना है, टोटल ओवरहैंग लिखना होता है L/4 प्लस L/2 ओवरहैंग इस केस में, है ना। इस केस में ओवरहैंग था L/2, इसमें L/2 प्लस L/4। इसमें है L/2 प्लस L/4 और प्लस ये दूरी यहां से यहां तक का दूरी, तो वो आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक बार फिर से याद करिए कि ये है क्या क्या। ये जो डॉटेड लाइन बनाए थे किस लिए बनाए थे, याद करो क्या था ये। इस मास का और इस मास का सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा था, तब ना इसके नीचे वाला जो प्लैंक है वो यहीं से शुरू किए थे, है ना। इसका और इसका सेंटर ऑफ मास, ये m मान ले रहे मास, ये भी m, तो ये 2m मास एक तरह से यहां रखा हुआ है, ऊपर वाला दोनों मिला के। तो यहां पर 2m मास रखा हुआ है यहां पर। अब ये 2m और ये m का मिला के सेंटर ऑफ मास यहां है, बोलो सही है ना। ये 2m और ये m का मिला के ये है सेंटर ऑफ मास इस डॉटेड लाइन पे। तभी ना यहाँ टेबल का कॉर्नर है, देखो टेबल का कॉर्नर यहीं से रखे थे, क्या रहा है। तो कितना दूर होगा यहां से ये पता करना है। चलिए हम बताते हैं। पहले तो ये जो नीचे वाला प्लैंक है देखो, उसका ये सेंटर है और ये एज है, तो मतलब ये L/2 होगा। बात सही है कि नहीं, ये L/2 है। तो सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूरी पे, ये दूरी कितना है ये बताना है। ये L/2 दूरी किसमें किसमें, m और 2m में, और m और 2m का सेंटर ऑफ मास यहां 2m से कितना दूरी पे ये बताना है। फिर वही हिसाब वाली बात आ गई, बांटने वाली बात। टोटल डिस्टेंस L/2 है जिसको बांटना है 2 हिस्से में, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, एक ये। किस रेशियो में बांटना है, मासेस है 1:2 में, तो 2:1 में बांटना है। ये डबल ये हाफ, मतलब ये 1 तो ये 2, है ना। तो ये कितना होगा हम बांट के लिख रहे हैं सीधा, पिछले क्लास में बताए थे कैसे बांटा जाता है। टोटल लेंथ है L/2 जिसको बांटना है अपॉन 2 + 1 3 टाइम्स 1, है ना। मतलब कितना L/6। तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये हो गई L/6, ठीक है ना। फाइनली आंसर क्या हो गया, टोटल ओवरहैंग कितना हो गया L/2 प्लस L/4 प्लस L/6, ये टोटल ओवरहैंग हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं ओवरहैंग वाले। हमने देखो कौन कौन सा कराया, 1 प्लैंक टेबल के ऊपर, 2 प्लैंक टेबल के ऊपर, 3 प्लैंक टेबल के ऊपर। तो आगे अब आप अपने से कर सकते हैं, 4 प्लैंक रख दे टेबल के ऊपर, तो उसका कितना होना चाहिए ओवरहैंग, पता कर सकते हो ना। तो इस तरह से जो भी है आप पता कर सकते हैं। चलिए तो ये आंसर हो गया। डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां होता है, इसके लिए हम लोग ये सब पढ़ाई किए, 2 लेक्चर इस पे हो गया। अगला जो लेक्चर हम लोग लेंगे उसमें कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां होता है और कैसे पता करते हैं, ये सब सीखा जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।